नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और थोड़ा सा हम एक डाउटफुल एनवायरनमेंट में हैं, जो पॉलिटिकल टेंशन्स हमारे चरम पर हैं। और बट ये बाज़ार का बिहेवियर लगा कैसा? इस एपिसोड के शुरू होने से पहले आपका अर्निंग सीज़न जिस प्रकार का गुजरा, जिसमें आईटी के नंबर्स, बैंक्स के नंबर्स, एनबीएफसीज के नंबर्स और साथ ही साथ आरबीआई का रेट कट और इनफ लिक्विडिटी को मेंटेन करना, सबके बीच में बाजार ने एक अच्छा पुलबैक दिया। उसके बाद ये इशू, अभी आपको लग कैसा रहा है? क्या बाजार कुछ यहाँ से इस इवेंट के चलते सरेंडर करने को रेडी होगा, या फिर जिस प्रकार का लिक्विडिटी पैटर्न है, आपको लगता है कि बाजार यहीं कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा? शॉर्ट टर्म व्यू क्या है आपका बाजार पे इस वक्त? जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए, अगर हम वॉर की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉर में तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर, बट इफ कंपेल्स इंडिया, हमें जाना ही पड़ेगा वॉर में। लेकिन अगर हम बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बाजार एक मास कंसेंसस पे भी चलता है। तो अगर आप अगर आप 100 में बात करिए तो 98% की रेशो आती है, जिसमें लगता है कि वॉर के आने से मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आ जाएगा। पर एक्चुअल बिग इवेंट से क्या होता है कि बड़े डिसीजंस जो पेंडिंग होते हैं वो लिए जाते हैं, जैसे कई रेट कट आ गए या और कोई सरकारी डिसीजंस या कोई डेवलपमेंट प्रो डिसीजंस। वॉर का एक ही दूसरा साइड भी है। तो मैंने तो हमेशा यही देखा है कि द बैडर द न्यूज, द वर्स द न्यूज, मार्केट उतना ही बड़ा बॉटम बनाती है। लेकिन अभी मेरी कंसर्न, अगर आप मार्केट में शॉर्ट टर्म बोलिए, तो मेरा कंसर्न वॉर नहीं है। दो वॉर का कोई इफेक्ट रह सकता है कि मार्केट पे, लेकिन मुझे मेन ये प्रॉब्लम आ रही है कि पिछले 1 डेढ़ साल में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इंडियन स्टॉक मार्केट्स में, उस वजह से जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स की जो वैल्यूएशंस हैं वो इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं कि मार्केट को एक अभी भी आफ्टर सच अ बिग करेक्शन ऑल्सो चलने के लिए जो रिक्वायर्ड फ्यूल है वो नहीं मिल पा रहा है। लार्ज कैप्स की बात करें तो ठीक है, लार्ज कैप्स में भी जैसे अभी आप बात कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बैंक्स की बात करें एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, बहुत बढ़िया है, क्योंकि मल्टीपल बेटर है, ग्रोथ बेटर है। लेकिन वॉर से मुझे इतना डर नहीं लगता कि इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट में क्या रहेगा। लेकिन ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है पिछले 1 डेढ़ साल में वो ज्यादा चिंताजनक है मेरे लिए। ओके, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन से आप वरीड हैं। अच्छा अनिरुद्ध जी, अब आते हैं कुछ पॉकेट्स पे जो कि थोड़ा सा साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं। बैंक्स में पीएसयू बैंक्स, एक मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, वो भी चला, बाद में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस बार लग रहा था कि ट्रेजरी गेन्स काफ़ी बड़ा माइलेज देंगे, ठीक है, वो भी नज़र आया। बट अब पीएसयू बैंक्स में थोड़ी सी लिक्विडेशन विजिबल है, और प्राइस वाइज क्लियर कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस और बाइंग एफर्ट्स प्राइवेट बैंक में विजिबल है। आज भी जब निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स क्रैक हो रहा है, एचडीएफसी स्टेबल, आईसीआईसीआई बैंक इज स्टेबल। अगर बाजार को यहाँ से भी चलना है, इस वॉर को भी नेविगेट करते करते अगर बाजार चला भी, तो क्या लगता है आपको बैंक्स में परफॉर्म क्या करेगा, प्राइवेट बैंक्स या फिर पीएसयूज? जी, वीरी देखिए, मैं बैंक कैसे देखिए, जो पब्लिक बैंक्स हैं ये चेन से जुड़े। अगर इनमें हम ये बोलें कि हेलो, अनुराग जी, हाँ, कहीं अनुराग जी, हम इनमें ये बोलें कि आपके आपके ऑडियो, अच्छा प्लीज प्लीज अपनी बात अब बोलिएगा, बीच में आपके ऑडियो जो है ना वो सिंक हो रहा था, प्लीज कम अगेन। ओके। तो सर, मुझे ये लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो मार्केट में सही एडवांटेज या सही वैल्यूएशन तब मिलती है जब इनके जो पीयर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वो एक्सपेंसिव हो और पब्लिक सेक्टर बैंक्स उस एक बहुत बड़े करेक्शन फेज से गुजरे। अब केस थोड़ा सा उल्टा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पिछले 2 साल से कंसोलिडेट कर रहे हैं, उनकी अर्निंग्स इंक्रीज कर रहे हैं, और हम सब जानते हैं टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में वो पब्लिक सेक्टर बैंक से कहीं ज्यादा बढ़िया है। तो पिछले 2 साल से हमारे फेवरेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स रहे हैं, और हमने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्ट भी किया है फ्रॉम टाइम टू टाइम। पर अब इस माहौल में हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ लीडर्स के साथ रहने का ही फायदा है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो या कोटक महिंद्रा बैंक हो या क्वालिटी एनबीएफसी भी हो। तो ये सब बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमें, या बड़ी अच्छी एनबीएफसी जो लीडर्स हैं वो क्या नाम है, उनमें ज्यादा हमें ऐसा लगता है कि कुछ आगे के लिए ट्रैक्शन रहेगी। जैसे मैं बजाज फाइनेंस का ही एक किसी से बात कर रहा था, तो कंपनी का 2500 करोड़ रुपए का अराउंड एक्सपेंडिचर है टुवर्ड्स वेजेस, टुवर्ड्स, वो अब इसको कट डाउन करके उनका टारगेट 1000 करोड़ पे लाने का है थ्रू द यूज ऑफ एआई। तो ये सब जो इनिशिएटिव्स हैं
ये जो आगे बढ़ने के इनिशिएटिव्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही आपको दिखेंगे। और जब प्राइवेट सेक्टर 2 साल से कंसोलिडेट करा है, एक अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तब आपको अगर क्वालिटी मिलती है तो आई थिंक हमें सिर्फ क्वालिटी की तरफ ही जाना चाहिए। ओके, तो क्वालिटी स्टॉक्स और लीडरशिप जिसने कायम कर रखी है उसके साथ आप जाना चाहेंगे। अनिरुद्ध जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ सर। हम बैंक्स के ऊपर हमने बात की, पीएसयू बैंक स्पेशली, लेकिन मेरा सवाल ऑटो सेक्टर को लेकर है। आज देखिए बाजार में दबाव है, लेकिन ऑटो स्पेस एक ऐसा स्पेस जो ग्रीन ट्रेड करने में कामयाब रहा है अभी तक तो फिलहाल। और आप देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिजल्ट आपने देखे, कल भी अच्छी तेजी, आज भी उसी में तेजी शामिल है। हीरो मोटोकॉर्प भी आज लगभग 3%। आप इसके अलावा आयशर मोटर्स। तो मेरा सवाल ये कि आप टू व्हीलर स्पेस और साथ ही फोर व्हीलर स्पेस में कैसे इसको देख रहे हैं, कोई एक्सपोजर बढ़ाया है कि नहीं ऑटो स्पेस पर, आपका टेक? मैम, मुझे ऐसा लगता है अगले 2 साल के लिए हमारी प्रेफरेंस टू व्हीलर होगी फोर व्हीलर की जगह। क्योंकि हमने ये बाय द टाइम नोट किया है कि जैसे जैसे मार्केट में से लिक्विडिटी नहीं, मतलब ओवरऑल एसेट प्राइसेस की जो तेजी है वो थोड़ी सी अंडर स्ट्रेस आती है। तो ये जो फोर व्हीलर्स हैं इन पे प्रेशर एज कम्पेयर टू टू व्हीलर ज्यादा पड़ता है। टू व्हीलर्स को तो हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ही डालते हैं। तो हम पर्सनली ये कि लगाइए कि हम अपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे ऑटो सेक्टर का जो एक रिप्लेनिशमेंट बोलते हैं कि आप पुरानी गाड़ी खरीदेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे और एक फिर नई गाड़ी खरीदेंगे, वो हमें ऐसा लगता है कि वो साइकिल कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है। और हमारी बायस बोलिए या कुछ हमारे सिस्टम्स ये बताते हैं कि अब हमें फोर व्हीलर्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। टू व्हीलर्स हमें अभी भी ठीक लगते हैं, दो हम उनको ऐसे लीडर्स नहीं समझते कि वो लीडर्स नहीं बनेंगे, बट कहीं ना कहीं टू व्हीलर्स हमें लगता है यहाँ से ठीक रहेंगे। ओके, टू व्हीलर स्पेस को लेकर आप पॉजिटिव हैं। पीएसयू बैंक के बाद अगर देखूं स्पेस में, तो रियल्टी सेक्टर एक ऐसा है जहां पर बिकवाली हावी होती हुई आज के सेशन में नजर आई। अनिरुद्ध जी, ब्रिगेड देख ले, डीएलएफ, ये तो पेन झेल ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसके अलावा शोभा, फीनिक्स, प्रेस्टीज सबसे दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। रियल्टीज पे आपकी राय क्या होगी, कैसे देख रहे हैं आप स्पेस को? अभी जिस तरीके से गिरावट परसिस्ट कर रही है, क्या ये सही टाइम है अपना एक्सपोजर बढ़ाने के लिए? मैम, ये सारी चीज डिपेंड करती है कि अगर हमारी ग्लोबल, जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन की वीरू जी से बात कर रहा था, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन को ओवरकम करके बाजार वापस तेजी दिखाता है और हम 23,800 के ऊपर होल्ड कर पा सॉरी 24,800 के ऊपर काम करते हैं रेगुलरली, और एक मार्केट में कोई ग्लोबल जो ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको वॉर को नहीं मैं इतना समझ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक अंडरलाइन ग्लोबल प्रॉब्लम्स जो यूएसए से अराइज हुई थी वो बढ़ सकती है। बट ऑफ कोर्स ये जो डर है ये हर इन्वेस्टर का, जैसे जैसे मार्केट कम परफॉर्म करता है या नहीं परफॉर्म करता है तो ये आता है। हम लोग इस चीज पे फोकस करते हैं कि कैपिटल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। तो अनटिल एंड अनलेस मार्केट हमें दिखाए कि ट्रेंड इज क्लियर, हम स्टॉक्स से थोड़ा सा, हमें लगता है, ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि स्टॉक्स यहाँ पे पिछले 3-4 सालों की, 5 साल की पोस्ट कोविड तेजी के बाद एक्सपेंसिव तो है और हमने पैसे बचाए भी हुए हैं। अब ये रियलिटी वगैरह जैसे सेक्टर जितने भी हैं लौटेगी तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन तो ठीक है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन थोड़ी बहुत वीक हुई है बट नॉट मच। अनिरुद्ध देख, जी, ओवरऑल कहीं ना कहीं तेजी की जरूरत है कहाँ से ओवर मार्केट में। ओके। ओके अनिरुद्ध जी, वॉइस थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है आपकी, नेट प्रॉब्लम लग रही है मुझे। वैसे एक और सवाल से मेरा, आपने अर्निंग्स अभी तक देखा, स्टील और साथ ही अगर मैं सीमेंट स्पेस की बात करूं, टू बी वेरी प्रिसाइज, यहाँ पे अर्निंग्स कैसी लगी है आपको? क्या ये बेहतर स्थिति में मीडियम टर्म में या लॉन्ग टर्म में आपको नजर आ रहा है? मैम नहीं, स्टील पे तो बिल्कुल आप बिल्कुल डाइवर्स हैं ये दोनों। सीमेंट पे हमें लगता है, पर स्टील में हमें अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, ये यूएस वाली डील होती है, अगर आगे चलती है तो देखते हैं कुछ चेंजेस होते हैं, बट ऑन ग्राउंड स्टील की सिचुएशन बहुत खराब है। बट बीइंग सेड दैट, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट हम ये बोल सकते हैं बहुत ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में अपना एफर्ट लगा रही है। और अगर हम सीमेंट की बात करें, सीमेंट बिल्कुल अलग है। सीमेंट में अगर हम बात करें 2008-9 में भी सीमेंट की बोरी का रेट 170 रुपए था, आज 330 रुपए के आसपास आपको लार्ज कॉन्ट्रैक्टर्स को मिल रही है। तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं हुई है। तो लेकिन अगर रीसेंट प्राइस हाइक्स जो मिले हैं वो बहुत एक्चुअली इनको नीडेड थे, और उस वजह से सीमेंट कंपनीज हमें मच बेटर हेल्थ में लग रही हैं एज कंपेयर टू स्टील कंपनीज। ओके अनिरुद्ध जी, आखिरी सवाल मेरी तरफ से। आप बाजार को टाइम करने में माहिर माने जाते हैं, तो जिस तरीके से करेक्शन देखने को मिल रही है बाजार में, कोई पोजीशन ले रहे हैं आप फिलहाल इस वक्त?
मैम देखिए, इस टाइम तो हमने जैसे बताया था कि 18 फरवरी से लेके 4 मार्च तक हमने पोजीशन अपनी वापस मार्केट में पूरी बना ली थी। तो अभी भी हम उस चीज को होल्ड कर रहे हैं। पर ओवरऑल ओवरऑल आज भी मैं अपनी टीम से ये बात कर रहा था कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो हमें नहीं दिख रही है। और कहीं ना कहीं अगर ये स्ट्रेंथ परसिस्ट नहीं करती, तो कहीं ना कहीं जाके वी विल नॉट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग अ कैश कॉल अगेन एंड सिटिंग ऑन कैश फॉर सम टाइम। इस टाइम पे अगर कोई पोजीशन बना रहा है तो मैं यही बोलूंगा कि सिप्स में बनाइए और बड़े क्वालिटी स्टॉक्स में बनाइए जो लीडर्स हैं। लीडर्स बुरे टाइम पे भी आपको धोखा नहीं देते। ओके, तो लीडर्स स्पेस के साथ, स्टॉक्स के साथ पर्टिकुलरली आप जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवाल के जवाब डिटेल